जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा शिव गोपाल मिश्रा जी का, और ये लेटर इन्होंने भेजा है 8CPC के एक मेंबर को, पंकज जैन जी को। और ये लेटर संबंधित है 8CPC की वेबसाइट से या फिर 8CPC के पोर्टल से। अब इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक और लेटर जारी करा है 16 अप्रैल 2026 का। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है फिक्स मेडिकल अलाउंस से, जो आपको पेंशन पे 1000 रुपए दिए जाते हैं, FMA दिया जाता है, तो उससे संबंधित एक लेटर जारी करा है। क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8CPC के डायरेक्टर साहब का स्पष्टीकरण जारी। जी हाँ दोस्तों, 8CPC के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है। अब क्या क्लैरिफिकेशन दिया है आगे समझाऊंगा इन्हीं का एक मैसेज दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप भी कर दीजिएगा। एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसा आपको बताया कल रात से शाम से इस वर्ष की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है अप्रैल की पेंशन का। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, क्या आपको अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज अभी तक मिला या नहीं मिला। पेंशन आपको मिल रही है 30 अप्रैल 2026 को इस वर्ष की तरफ से, और वो भी DADR 58% के साथ। तो दोस्तों एक बार मैसेज में जरूर बताइए कमेंट करके, क्या आपको इस वर्ष की तरफ से अभी तक अप्रैल के पेंशन का मैसेज मिल रहा या नहीं मिला। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, अब ये जानकारियां समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, NCJCM शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा है 8CPC के मेंबर पंकज जैन जी को, और ये लेटर है 20 अप्रैल 2026 का। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है 8CPC के पोर्टल से या फिर 8CPC की वेबसाइट से। जैसा आपको पता है 8CPC पर आप अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं, वो भी 8CPC की वेबसाइट पे, और ये आपको जमा करना है 30 अप्रैल 2026 तक। तो दोस्तों डेट को बढ़ाने के लिए ये लेटर लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगठन, कर्मचारी, पेंशनर्स एसोसिएशन मेमोरेंडम जमा कर सके 8CPC की वेबसाइट पे। तो दोस्तों पहला अनुरोध तो किया है कि जो डेट है उसको बढ़ाया जाए, 31 मई 2026 डेट करी जाए। अभी डेट है 30 अप्रैल 2026, तो डेट को बढ़ाने की मांग करी है कि 8CPC पर ज्यादा से ज्यादा 8CPC के मेमोरेंडम जमा हो पाए। तो इसलिए डेट को बढ़ाने का अनुरोध किया है 8CPC के मेंबर से। तो दोस्तों डेट की मांग करी है कि 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मई 2026 करी जाए। साथ ही साथ दोस्तों जो 8CPC के पोर्टल पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को दूर किया जाए। जहां दोस्तों देखने में आया कई एसोसिएशंस मेमोरेंडम जमा कर रही है 8CPC में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो दोस्तों उनको सुधारने की मांग करी है शिव गोपाल मिश्रा जी ने। 8CPC ज्ञापन पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के निवारण का अनुरोध, ताकि JCM, फेडरेशन, यूनियन, एसोसिएशन आदि के कर्मचारी अपने ज्ञापन प्रस्तुत कर सके। जी हाँ दोस्तों, जो प्रॉब्लम आ रही है 8CPC की वेबसाइट पे, उन प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, ताकि हम सही तरीके से 8CPC का मेमोरेंडम जमा कर पाए। तो दोस्तों ये 2 अनुरोध किए हैं, एक तो डेट बढ़ाने के लिए 31 मई 2026 करने के लिए, और दूसरा जो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी करा है 16 अप्रैल 2026 का। दोस्तों आप ये लेटर देख रहे हैं, और बल्कि दोस्तों ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है वित्त मंत्रालय का, जिसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस टू पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर है, जो NPS में है, उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा देना। तो दोस्तों उसी के संबंध में ये लेटर जारी करा है।
अब पूरे लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसा आपको पता है, अगर आप मेडिकल की सुविधाएं नहीं लेते तो फिर आपको पेंशन में दिया जाता है 1,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो दोस्तों उसी से संबंधित ये लेटर जारी करा है जो एनपीएस के पेंशनर्स हो गए या फिर दोस्तों फैमिली पेंशनर्स हो गए। अब लिखा क्या है इसमें, वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का लेटर है 16 अप्रैल 2026 का। एफएमए का पैसा देने के संबंध में पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को, सबसे पहला पॉइंट है एनपीएस पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को एफएमए का भुगतान पेंशन वितरण बैंकों द्वारा उनके केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों सीपीपीसी के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस के पेंशन भोगी हो गए या फिर फैमिली पेंशनर्स हो गए उनको एफएमए का भुगतान किया जाएगा, यानी 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किसकी तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से या फिर सीपीओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो सीपीओ है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस है वो वेरीफाई करेगा, तब जाकर सीपीपीसी जो बैंक है वो भुगतान करेंगे 1,000 रुपए का। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, आवश्यक जांच करने के बाद सीपीओ विशेष मुहूर्त प्राधिकरण तैयार करेगा। भुगतान एवं लेखा अधिकारी से प्राप्त सभी प्रपत्रों के साथ इसे लाभार्थी को एफएमए के भुगतान के लिए अधिकृत बैंक के संबंधित सीपीपीसी को भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, वेरीफाई करेगा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। उसी के बाद सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे सीधा सीपीपीसी बैंक को और फिर सीपीपीसी बैंक की तरफ से एफएमए का पैसा रिलीज किया जाएगा। फिर क्या लिखा है, एफएमए का भुगतान स्वयं ही हो जाएगा, लाभार्थी को कोई बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सीपीपीसी एफएमए के भुगतान के लिए सीपीओ द्वारा जारी विशेष मुहूर्त प्राधिकरण में उल्लिखित निर्देशों और इस विषय पर सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य आदेश का सख्ती से पालन करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो एफएमए का भुगतान है वो लेने के लिए अलग से लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। जो एफएमए का पैसा है वो ऑटोमेटिकली दिया जाता है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो सीपीपीसी हो, बैंक को अलग से कोई अनुरोध करने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, चाहे एडिशनल पेंशन आप ले रहे हो या फिर दोस्तों आप एफएमए का पैसा ले रहे हो, कोई भी अलग से लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ही दी जाती है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, वित्तीय सहायता एफएमए प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एफएमए का भुगतान जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में संबंधित बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो एफएमए ले रहे हैं, एफएमए का पैसा ले रहे हैं 1,000 रुपए, उन पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करना है, वो भी नवंबर के महीने में। सितंबर से नवंबर तक की अवधि के लिए एफएमए का भुगतान दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने डेट भी मेंशन करी है कि सितंबर से नवंबर तक की अवधि के लिए एफएमए का जो भुगतान है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। दिसंबर से आगे एफएमए का भुगतान लाभार्थी द्वारा पिछले नवंबर में दे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा तो आप लेंगे ही एफएमए का, लेकिन साथ ही साथ आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो भी जमा होना चाहिए, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, एफएमए लाभार्थी की मृत्यु होने पर यदि एफएमए भुगतान प्राधिकरण में एफएमए के लिए पात्र पति पत्नी परिवार के सदस्य का नाम दर्ज है तो पति पत्नी परिवार का सदस्य एफएमए के वितरण हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ बैंक में आवेदन करेगा। बैंक तदनुसार उसे एफएमए का वितरण शुरू करेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है और अगर फैमिली पेंशन स्पाउस वाइफ भी एफएमए लेना चाहती है तो फिर उसको भी एफएमए का पैसा दिया जाएगा। लिमिट वही है 1,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, लिमिट यहाँ पे बढ़ाई नहीं है, 1,000 रुपए ही दिए जाएंगे, चाहे वो पेंशनर्स हो या फिर दोस्तों उसकी पत्नी हो। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, वित्त पोषण व्यय एफएमए का भुगतान करने के बाद सीपीपीसी प्रतिपूर्ति लेखांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीपीओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका में प्रक्रिया निर्देशों का यथावंश पालन करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो सीपीओ के रूल हैं, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के जो रूल है उसी का पालन यहाँ पे करना होगा सीपीपीसी बैंक को एफएमए देने के मामले में, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा देने के मामले में। फिर क्या लिखा है, सीपीपीसी से अनुरोध है कि वो उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। एनपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एफएमए का भुगतान करने हेतु सीपीओ के साथ एकीकरण के विस्तृत निर्देश यथाशीघ्र जारी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो रूल्स हैं अगर कुछ चेंज होते हैं तो वो आगे समझाया जाएगा, वो रूल्स आगे भेजे जाएंगे। तो दोस्तों ये एक लेटर था एफएमए से संबंधित, फिक्स मेडिकल अलाउंस से संबंधित। इससे जुड़ी और कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर आप मेडिकल की फैसिलिटी नहीं लेते, सीजीएचएस या फिर ईसीएचएस की फैसिलिटी लेते तो फिर आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों ये लेटर संबंधित था जो एनपीएस के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको एफएमए देने के संबंध में ये लेटर था।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी करा है, एक मैसेज जारी करा है 8CPC के डायरेक्टर के द्वारा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लेटर है 20 अप्रैल 2026 का, एक क्लैरिफिकेशन दिया है 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर साहब मनीष कुमार जी ने। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूं इस तरफ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आयोग की वेबसाइट पर ज्ञापन जमा करने की अंतिम डेट है 30 अप्रैल 2026। जैसा आपको पता है 8CPC पर आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं, वो भी 30 अप्रैल 2026 तक या फिर उससे पहले। हालांकि पुणे या फिर दिल्ली में होने वाली बैठकों के पहले दौर के दौरान आयोग के साथ बातचीत के लिए समय चाहने वाले संघ संगठन कृपया आज यानी 20 अप्रैल 2026 तक ज्ञापन जमा कर दे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 8CPC पर 8वें वेतन आयोग के द्वारा मीटिंग भी कई जगह हो रही है। सबसे पहले दोस्तों देहरादून में 24 तारीख को, उसके बाद पुणे में हो रही है, फिर दोस्तों दिल्ली में भी हो रही है। तो दोस्तों काफी जगह 8CPC मीटिंग कर रहा है स्टेक होल्डर के साथ, यूनियन संगठनों के साथ, उनकी मांगों को लेकर। अब दोस्तों इन्होंने अनुरोध किया है कि जो भी आपका ज्ञापन है या फिर कोई भी आपकी मांग है तो दोस्तों आप वो 8CPC की वेबसाइट पे डाल दीजिए, अपना ज्ञापन जमा कर दीजिए। तो दोस्तों 20 तारीख तो यहाँ पे चली गई है, 20 अप्रैल तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो दोस्तों जो भी आपका ज्ञापन है, जो भी आप चाहते हैं, तो आप वो जरूर 8CPC को जमा करिए, ताकि जब वो आपके साथ मीटिंग करे तो फिर आप वो सारी चीजें उनको समझा पाए। तो दोस्तों यही अनुरोध किया है 8CPC के डायरेक्टर साहब ने। फिर क्या लिखा है दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि आयोग दिल्ली, महाराष्ट्र और विभिन्न अन्य राज्यों में और भी बैठकें आयोजित करेगा। जी हाँ दोस्तों, 8CPC के डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जो आयोग है, वेतन आयोग है, वो दिल्ली में, महाराष्ट्र में और भी जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी मीटिंग आयोजित करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का ज्ञापन महज एक औपचारिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 8CPC के डायरेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि 8वें वेतन आयोग का जो आप ज्ञापन जमा कर रहे हैं वो एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आप उसे सही तरीके से जमा करें। जो भी आप 8CPC में बदलाव चाहते हैं उससे संबंधित आप सुझाव जमा करिए। तो महज एक ये औपचारिकता नहीं है, टेम्परेरी नहीं है कि आपने बिना मन से ये जमा कर दिया। पूरे सोच समझ के साथ आप ये काम करें, मेमोरेंडम जमा करें। यह एक रणनीतिक दस्तावेज है जो केंद्र सरकार के अगले दशक के वेतनमानों की नींव रखता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप ज्ञापन भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्ञापन देखा जाएगा, समझा जाएगा। तो दोस्तों एक तरीके का रणनीतिक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो केंद्र सरकार के अगले दशक के वेतनमानों की नींव रखेगा। किस तरीके से सरकार उसमें चेंज करेगी, क्या क्या चीजें सरकार करेंगी, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। निदेशक मनीष कुमार द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करके यूनियन यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके आंकड़े तर्क आयोग के प्राथमिक डेटा सेट में शामिल हो। जी हाँ दोस्तों, तालमेल देखा जाएगा कि जो यूनियन डिमांड कर रही है उनके सुझाव क्या है, फिर वेतन आयोग किस तरीके से क्या क्या चीजें चेंज करेगा, यानी कि आपस में तुलना भी की जाएगी जब 8CPC पर सारी चीजें बनाई जाएंगी। तो दोस्तों 8CPC पर ज्ञापन करना वो एक सिर्फ औपचारिकता नहीं है, पूरे मन के साथ, लगन के साथ जो भी आप चाहते हैं अपने सुझाव दीजिए 8CPC को। यही अनुरोध किया है 8CPC के डायरेक्टर साहब ने इस मैसेज में, जो मैंने आपको दोस्तों ये मैसेज समझाया, ये 8CPC के डायरेक्टर साहब का मैसेज है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।